हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो लेके आए हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के अपडेट के लिए कि यहाँ एक अपडेट आया है जो कि जो लोग यूके में इमिग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो अपडेट क्या है और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। और सेकेंडली, जो लोग ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा क्या है। तो ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें कि ये है कि जो इंडियंस हैं वो यूके आ सकते हैं और जो यूके वाले हैं वो इंडिया जाके काम कर सकते हैं, ताकि हम क्रॉस कल्चर को बढ़ावा दे सकें। तो ब्रिटिशर्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम इंडियंस के लिए बना रहे हैं वीडियो कि जो इंडियंस यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए अप्लाई नहीं होता है वीज़ा, ये सिर्फ यूथ जो है उन्हीं को आने के लिए ये वीज़ा है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या अपडेट है और क्या इस वीज़ा में आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो में आगे। सबसे पहली चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी होगी और यहाँ पे आने के बाद आप इस वीज़ा पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस रूट से आने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम ही है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। तो यूथ का मतलब है कि सिर्फ यूथ लोग ही आ सकते हैं या यंग लोग ही आ सकते हैं। तो यंग लोगों की एज ब्रैकेट जो फॉल करती है वो है 18 to 30। तो जो लोग इस एज में फॉल करते हैं सिर्फ वही आ सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। लेकिन जो चीज़ है, जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप दो रूट से यहाँ पे आ सकते हैं। आइदर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री हो, जो कि यहाँ पे कहते हैं RQF लेवल 6। बेसिकली आपके पास 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस रूट के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ सेकंड तरीका है कि आप इंडिया में काम किया हो, अगर आपने जॉब करते हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर इन दोनों रूट से आप आना चाहते हैं तो आपको वो प्रूफ भी करना होगा। एजुकेशन रूट से आना चाहते हैं तो आपके पास आपका इंस्टीट्यूशन है वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा जो आपको यहाँ पे दिखानी होगी, तभी आप उसके थ्रू आ सकते हैं, जो प्रूफ करेगी कि हाँ आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आपने पढ़ा हुआ है उस इंस्टीट्यूट से। अगर आप वर्क राउट से आना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से उसकी पे स्लिप्स और उससे लेटर हेड पर लिखवाना होगा। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने वहाँ पर उस कंपनी में 3 साल से काम किया है और वो ये प्रूव करते हैं कि हाँ जी आपने वहाँ पर काम किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको दिखानी होंगी अगर आप डिफरेंट रूट से आना चाहते हैं। तो थर्ड हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। तो आपके पास कितने फ़ंड्स होने चाहिए जो कि आप यहाँ पे इस कंट्री में आके अपने आप को मेंटेन कर सकें, कि आपको कहीं किसी से पैसे उधार ना लेने पड़े, या आपके पास इतना फ़ंड होना चाहिए अपने आप को बैकअप करने के लिए। तो वो अमाउंट इन्होंने डिसाइड करी 2350 पाउंड, बेसिकली 2350 पाउंड, जो कि लगभग बनते हैं अराउंड 2.5 लाख के आसपास या 2,40,000 के आसपास। तो ये भी फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए और मिनिमम 28 डेज़ के लिए होने चाहिए, तभी उसको एलिजिबल माना जाएगा आपके एप्लीकेशन के लिए। तो फोर्थ क्राइटेरिया ये कहता है कि जो भी एप्लीकेंट है वो जनरल ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल में फॉल नहीं करना चाहिए। अब जनरल ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब क्या है? बेसिकली वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री चेक करेंगे, कि इमिग्रेशन हिस्ट्री चेक करेंगे और वो चेक करेंगे कि आपका कभी रिफ्यूज़ल तो नहीं हुआ है, किसी भी कारणवश भी आपको एलिजिबिलिटी से बाहर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने यूके में कभी भी इसी राउट पे या इसी वीज़ा पे टाइम नहीं स्पेंड किया होना चाहिए। लेकिन वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वीज़ा लॉन्च हो रहा है। तो ये रूल का पता नहीं क्या मतलब है, बट यही है कि आपको पहले यहाँ पर नहीं आए होना चाहिए। और जो एक और पॉइंट है नेक्स्ट, वो है कि आपको उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करवाना होगा और ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो उसके लिए भी एक लिस्ट है government.uk की साइट पे कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, जहाँ से आप जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो उन्हीं की रिपोर्ट वैलिड होगी और अराउंड 2000 के आसपास, 2000 इंडियन रुपीज़ के आसपास उसका टेस्ट होता है और वो आप करवा के अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको चाहिए होंगे इस वीज़ा के लिए, वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा, इसकी क्या कॉस्ट है अगर आप इस वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं। तो दो चीज़ें सबसे मेन है, एक तो है वीज़ा की कॉस्ट और दूसरा है हेल्थ सरचार्ज। हेल्थ सरचार्ज क्या है? यहाँ पे बेसिकली जो हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, यहाँ का NHS है जो कि मेडिकल सिस्टम है, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम है, वो सबके लिए फ्री है। लेकिन फ्री अगर आप वीज़ा पे आते हैं तो आपको फ़र्स्ट टाइम एक 1 टाइम पेमेंट करनी होगी यहाँ पे आके, तो वो है यहाँ का हेल्थ सरचार्ज। तो पहले वीज़ा की बात कर लेते हैं। जो वीज़ा कॉस्ट है वो है 244 पाउंड्स, बेसिकली वो 24,000-25,000 के आसपास बैठेगा डिपेंडिंग ऑन द करंट एक्सचेंज रेट। एंड सेकेंडली जो हेल्थ सरचार्ज है तो उसकी कॉस्ट है 1248 पाउंड्स, तो वो भी आपकी 1,20,000-25,000 के आसपास बैठेगी। आपकी एप्लीकेशन और IHS की कॉस्ट इतनी है और प्लस आपके जो फंड्स आपको दिखाने हैं, तो मेनली पैसे का यही मेन कैलकुलेशंस हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन प्रोसेस की और अपडेट्स की। तो ये वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2022 से। बेसिकली अब जो 2 महीने ही रह गए हैं इसके बीच में, और आपको जिसको भी एप्लीकेशन ये तैयार करनी है स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। वो हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो
फर्स्ट चीज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 3000 लोग ही आ सकते हैं इस वीज़ा पे 1 साल के अंदर। और ये वीज़ा जब स्टार्ट होगा 1 जैन 2022 से, तो ये 2 बार विंडो खुलेगी। तो बेसिकली 1 जैन को खुलेगी और 1 जुलाई को खुलेगी अप्लाई करने के लिए। लेकिन अप्लाई करने का टाइम सिर्फ आपके पास 48 आवर्स का होगा। तो बेसिकली आपको सारी प्रेप पहले ही करके रखनी है, और जैसे ही वो विंडो ओपन होती है तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना होगा एंट्री क्लियरेंस के लिए होम ऑफिस के थ्रू, होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके। तो जैसे ही आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा, तो आगे के प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे बैलेट बॉक्स सिस्टम होगा। बेसिकली एक तरह की लॉटरी होगी, उसमें सारी एप्लीकेशन डाली जाएंगी, जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं। तो वो बैलेट बॉक्स में से जो होम ऑफिस है वो शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स को, उनको इन्विटेशन जाएगा अप्लाई करने के लिए इस वीज़ा के लिए। प्लस ये भी डिपेंड करेगा कि उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर शेप होने चाहिए, तभी वो आपको कॉल करेंगे, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडिडेट जो बैलेट बॉक्स से आएगा उसको अप्लाई के लिए इन्विटेशन जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि आप इस पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपने वीज़ा भी आपको इनविटेशन आ गया, आपके लिए वीज़ा भी रेडी हो गया, अब आ गया। अब बात कर लेते हैं कि हम कितनी देर रह सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग है, ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है ये वीज़ा। तो आपको सिर्फ 2 साल मिलेंगे जिससे आप इस कंट्री में रह सकते हैं। तो उसके बाद आपको वापस जाना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो क्या आपके पास कोई ऑप्शंस बचती हैं यहाँ पे आने के बाद? यस, डेफिनेटली ये ऑप्शंस बचती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, आप कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जो कि आपके स्किल से हैप्पी हो और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता हो। तो आप स्किल्ड वीज़ा पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं और उसके बाद आप उस वीज़ा पे 5 साल रह सकते हैं। ये जो वीज़ा का टेन्योर है ये सिर्फ 10 साल वाले राउट पे यूज़ होगा, ना कि 5 ईयर्स वाले पे। अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे स्विच हो जाते हैं तो ये 2 साल काउंट नहीं होंगे उसमें। ये जो आपने टाइम स्पेंड किया है इस कंट्री में, ये आगे आने वाले ILR में यूज़ हो सकता है। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि इस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके जॉब्स ढूंढ सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाके आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन सारे कोर्सेज़ इस वीज़ा के थ्रू वैलिड नहीं है, आपको कईयों के लिए अप्रूवल भी लेने पड़ सकते हैं। तीसरा ये भी चीज़ है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसमें है कि आप $5000 पाउंड से ज़्यादा का इक्विपमेंट नहीं ले सकते हैं। आप जो ऑफिस लेंगे या कोई भी प्रीमिसेस लेंगे जहाँ पे आप अपना ऑफिस चलाएंगे तो वो रेंटेड ही होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आप उसमें कोई एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वीज़ा के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं, ये मेनली एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड है कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कोच की कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, वो इस रूट में अलाउड नहीं है। थर्डली जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आप यहाँ पे पब्लिक फंड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। और लेट्स सपोज़ कि आपका सब कुछ हो गया आपके लिए, आपके पास वीज़ा, आपको इनविटेशन आ गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और फिर भी आपको रिजेक्शन आ गया। तो उस केस में क्या करना है, एक प्रोविज़न दिया है इन्होंने कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करवा सकते हैं। आप इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, सब कुछ सही है, तो आपका रिजेक्शन क्यों हुआ है। तो एक ये भी ऑप्शन दी गई है। तो बस मेनली यही सारा प्रोसेस है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन पूछिए। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सॉलिसिटर्स की वेबसाइट से रिसर्च करके निकाली है, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन वही है government.uk की वेबसाइट पे अभी ये क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है अभी। लेकिन जैसे कि समय कम रह गया है और ये पक्का ही है कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होना ही है, तो इट्स बेटर टू आप अपनी रिसर्च शुरू करें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, कोई सॉलिसिटर अगर आपको चाहिए तो उसको ढूंढें और अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। एंड आई वांट टू विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपके लिए ये वीज़ा हेल्पफुल हो और आप भी यूके में आ सकें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही आपको करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये हेल्पफुल लगा या कोई क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू गाइज़, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बाय।